हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम वर्डप्रेस के ऊपर एक प्लगइन क्रिएट करेंगे और इस प्लगइन के थ्रू हम क्या-क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वर्डप्रेस में हम एजेक्स को रन किस तरीके से करते हैं हम वो सीखेंगे। इसके अलावा हम वर्डप्रेस में ये भी सीखेंगे आज के इस वीडियो पे कि हम पीएचपी के थ्रू जेएस की फाइल पे अपना कोई भी डेटा कैसे सेंड करते हैं और वो सेम डेटा को हम एजेक्स चला के पीएचपी की फाइल के ऊपर कैसे लाते हैं और एजेक्स के थ्रू हम कस्टम डेटाबेस के टेबल में कैसे ऐड करते हैं उस वैल्यू को। यहाँ पर मैं आपको एक वैल्यू ऐड करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना एक नाम लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं। यहाँ पर जी एक फेक ईमेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब हम इस क्लिक सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो यहाँ एक मैसेज आएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर मैं आपको टेबल डेटाबेस के टेबल में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो वैल्यू ऐड हो गई है। तो आज इस वीडियो पे हम कंप्लीट देखेंगे ये सेम जो काम मैंने किया है कि इसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्लगइन का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया WP स्मार्ट एजेक्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक जेएस का फ़ोल्डर बनाया। उसके अंदर मैंने एक जेएस की फ़ाइल बनाई जिसका मैंने नाम रखा है एजेक्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक मेन प्लगइन फ़ाइल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है WP स्मार्ट एजेक्स डॉट PHP। और इसके अंदर हम यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम कोड करते हैं कि हमारे एक प्लगइन क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोड को पेस्ट किया है। अच्छा, अब ये कोड करता है क्या? ये कोड हमारे वर्डप्रेस में एक हमें प्लगइन क्रिएट करके दे देता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है प्लगइन नेम, यहाँ पर हमें वो डिफाइन करना होता है हम प्लगइन का नेम जो है वो क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोल्डर भी बनाया, तो उससे आपको अंदाजा हो गया कि मैंने प्लगइन का नाम रखा है WP स्मार्ट एजेक्स, ठीक है। एजेक्स का इसलिए रखा है क्योंकि इस प्लगइन का मेन काम जो है वो एजेक्स के ऊपर एजेक्स से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से मैंने इसका नाम रखा है WP स्मार्ट एजेक्स। और दूसरा मेन ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। इसमें हमें बताना पड़ता है शॉर्ट में हमें बताना पड़ता है कि ये जो हम प्लगइन बना रहे हैं इसका काम क्या है। तो इस प्लगइन का जो मेन काम है वो एडमिन फॉर्म से डेटा सेव करना कस्टम डेटाबेस टेबल में एजेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर इसको बता दिए। वर्जन कौन सा प्लगइन का 1.0। ऑथर यहाँ पर प्लगइन क्रिएट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर अब अगर कोई कंपनी क्रिएट कर रही होती है वो कंपनी अपना नाम लिख रही होती है, और अगर कोई सोलो क्रिएट कर रहा हो तो यहाँ पर वो अपना नाम लिख देता है। तो ये कोड है जिससे हमारे वर्डप्रेस में एक प्लगइन रेडी होकर मिल जाता है। अच्छा, ये जो कोड है ये कोड लगाते हैं हम सिक्योरिटी चेक के लिए। ये चेक होता है क्या है कि जो फाइल है WP स्मार्ट एजेक्स डॉट PHP, ये वर्डप्रेस के मॉड्यूल पे ही ओपन हो रहा है, मतलब इस फाइल का हमें डायरेक्ट एक्सेस ना मिले। तो ये कोड जो हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लगइन के सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू हम ये कोड लिखते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने कोड को कर लिया, यहाँ तक हम सेव करते हैं और अब हम अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें प्लगइन क्रिएट हुए मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक प्लगइन क्रिएट हुआ मिल गया WP स्मार्ट एजेक्स। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे कि जब कोई प्लगइन एक्टिवेट हो तो वैसे ही एक कस्टम टेबल क्रिएट हो जाए। यहाँ तो देखिए हमारे पास प्लगइन जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक कोड पेस्ट किया। इस कोड के थ्रू क्या होगा कि जब भी कोई प्लगइन एक्टिवेट होगा ये प्लगइन, तो डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा स्मार्ट एजेक्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ कि ये कोड काम क्या करता है। देखिए, जब भी कोई प्लगइन एक्टिवेशन के ऊपर हमें काम कराना पड़ता है तो उसके लिए वर्डप्रेस में जो हुक अवेलेबल होता है उसका नाम है रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, ठीक है। इसमें जो पहला पैरामीटर आता है वो अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर हमें क्या देता है, हमारे प्लगइन का जो मेन यूआरएल होता है, मेन जो पाथ होता है, एड्रेस होता है, हमें वो ये डिफाइन कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला पैरामीटर है इसमें हम कॉल बैक फंक्शन का नाम देते हैं। ये फंक्शन नेम हम कुछ भी रख सकते हैं अपने काम से रिलेटेड कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वही कॉल बैक फंक्शन हमने डिफाइन किया है और यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉल किया ग्लोबल WPDB। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ $WPDB का काम क्या होता है। $WPDB एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसको हम
यूज़ करते हैं जो कोई भी क्वेरीज वगैरह बनाने के लिए और डेटाबेस नेम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ग्लोबल WPDB से हम प्रीफिक्स निकाल लेते हैं। अच्छा, ये प्रीफिक्स क्या होता है? जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं जब अपने सर्वर पे, तो वहाँ पर हमसे प्रीफिक्स पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स जो हमने सिलेक्ट किया हुआ होता है इंस्टॉल करते वक्त, तो ये इस तरीके से हम उसका प्रीफिक्स उठा लेते हैं और यहाँ पर हम अपने प्लगइन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लगइन का नाम बनेगा क्या। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा प्रीफिक्स सेट हुआ हुआ WP, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो मेरे प्लगइन का नाम इस तरीके से डेटाबेस में क्रिएट होगा। ये देखें WP_, ये कहाँ से आएगा? ये जो कोड आएगा वो ये जो प्रीफिक्स हम गेट कर रहे हैं इससे आएगा और आगे जो भी नाम हम प्रोवाइड करेंगे वो नाम ऐड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, गेट चार सेट कॉल इट। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन चेक करता है कि जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसमें जो भी स्टोरेज का रूल जो होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोरेज का रूल वगैरह होता है, ये उसको चेक कर रहा है कि हमारा टेबल उस क्राइटेरिया को, उस रूल को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये उसको चेक कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल के नाम से और टेबल क्रिएट करने का ये एक वो है क्वेरी है। ठीक है, इस क्वेरी को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट टेबल, ये हमें इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, क्रिएट टेबल, यहाँ पर मैंने टेबल का नाम दे दिया, टेबल का नाम देना होता है। तो टेबल का नाम इस वेरिएबल पर सेव है, तो यहाँ पर मैंने इस वजह से वो वेरिएबल को यहाँ पर प्रेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन को ओपन करके यहाँ क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर हमें जो भी कॉलम बनाना होता है टेबल में, यहाँ पर हम वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा आईडी, जो एक पहला कॉलम बनेगा आईडी। अब इसके मैंने यहाँ पर आगे डिफाइन किया हुआ इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, इस आईडी में जो भी डेटा होगा वो एज एन इंटीजर होगा और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि हम इसमें हमें कोई डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस कॉलम पे ये ऑटो इंक्रीमेंट है, जब भी कोई एक डेटाबेस में कॉलम ऐड होगा, रो ऐड होगा, ये वहाँ पर नंबर अपने ऐड कर देगा। पहला रो ऐड होगा 1, सेकंड रो ऐड होगा 2, इस तरीके से ये ऑटो इंक्रीमेंट खुद ब खुद ऐड कर देता है। उसके बाद सेकंड कॉलम जो हमने ऐड किया वो नेम के नेम से यूज़ किया और जिसका टाइप जो रखा है हमने वार्चर रखा है, इसका हमने जो लेंथ रखा है वो 100। और यहाँ पर ईमेल के लिए भी हमने जो टाइप यूज़ किया वार्चर, और यहाँ पर हमने जो भी उसका लेंथ जो रखा है वो 100 रखा है। और यहाँ पर जो लास्ट वाला जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है ये कोई कॉलम नेम नहीं होता, ये प्राइमरी की होता है। प्राइमरी क्या होता है? असल में ये एक हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर रॉ का एक यूनिक होता है। तो यहाँ पर हमें यूनिक क्या, उस रॉ का हर एक चीज़ कोई यूनिक जो हम क्रिएट करते हैं हम उस कॉलम का यहाँ पर जो भी नाम होता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर टेबल में जो रॉ ऐड होगा, जब भी हम कोई एजेक्स के थ्रू डेटाबेस में डेटा अपडेट करेंगे तो वो एक रॉ ऐड करता जाएगा। उस रॉ में यूनिक क्या चीज़ होगा? आईडी होगा। तो इसलिए हम उस आईडी के कॉलम को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कुछ भी नहीं होता, एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और यहाँ पर इस वेरिएबल का मैंने आपको बता दिया कि ये काम क्या करता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स। ये फाइल जो है वो डीबी डेल्टा फंक्शन को लोड करता है और ये फंक्शन जो है डेटाबेस टेबल को अपडेट या क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नीचे जो फंक्शन कॉल हो रहा है डीबी डेल्टा, और यहाँ पर जो भी एसक्यूएल यहाँ पर हमने जो भी क्वेरी बनाई उस क्वेरी जो है वो इसके अंदर में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। जो भी कोड किया हमने टेबल को क्रिएट करने के लिए डीबी डेल्टा फंक्शन के अंदर हमने उसको रख दिया। अब ये जो फंक्शन है ये एग्जैक्ट हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करता है। तो चलिए यहाँ तक हमने कोड को करके सेव कर लिया है। अब हम जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के पेज के ऊपर, वहाँ से प्लगइन को क्रिएट करके देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में इस नाम से टेबल क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए। यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा प्लगइन जो क्रिएट हो गया था इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये प्लगइन को मैंने एक्टिवेट कर लिया और यहाँ से हम आ जाते हैं डेटाबेस के ऊपर। यहाँ से इस डेटाबेस को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे कि हमने 3 कॉलम ऐड किया था, अभी इसमें कोई डेटा ही नहीं। पहला कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है ईमेल। तो अभी हमने अब तक यहाँ पर अपने प्लगइन को क्रिएट कर लिया और प्लगइन के एक्टिवेशन के ऊपर हमने यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा कि हम यहाँ पर एक मेन्यू बनाएंगे और उस मेन्यू पे ईमेल और जो यहाँ पर हमने 2 कॉलम ऐड किया नेम और ईमेल, इसके लिए 2 फील्ड ऐड करेंगे और फिर उस फील्ड का जो भी डेटा होगा उस एजेक्स के थ्रू हम इस टेबल के ऊपर डेटा सेव करेंगे। तो चलें कोड की तरफ अगेन चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक मेन्यू ऐड करेंगे और उस मेन्यू का मैंने यहाँ पर कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए वर्डप्रेस में जब भी हमें कोई भी मेन्यू ऐड करना पड़ता है उसके लिए जो हुक यूज होता है वो होता है एडमिन मेन्यू के नाम से हुक होता है। ये वर्डप्रेस में हमें ये
अवेलेबल दिया हुआ है। जब भी हमें कोई भी मेन्यू ऐड करना होता है तो उसके लिए हमें ये हुक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड, हमने यहाँ पर इसका कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उस कॉल बैक फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम ऐड मेन्यू पेज का फंक्शन यूज़ करते हैं और फिर हम उसमें कोई भी एक मेन्यू पेज जो होता है उसको ऐड करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर जाता है वो पेज टाइटल का जाता है और दूसरा जाता है मेन्यू टाइटल। तो ये दोनों ऑप्शन हमें जो मेन्यू का नाम रखना होता है वो सेम एज इट इज़ हम उस तरीके से रख देते हैं। नंबर 3 पैरामीटर में जो जाता है वो मैनेज ऑप्शन। मैनेज ऑप्शन का मतलब है कि कैपेबिलिटी, मतलब जो भी हम मेन्यू ऐड करें उसको कौन कौन विजिबल, किस किस यूज़र रोल को विजिबल होगा। मैनेज ऑप्शंस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम डैशबोर्ड के बैकएंड में जो भी डैशबोर्ड यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कराना है, इसलिए हमने क्या रखा है वहाँ पर मैनेज ऑप्शन। यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। और नंबर 4 में आता है, यहाँ पर हम जो भी मेन्यू ऐड करते हैं तो उसका हमें स्लग ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने स्लग ऐड कर दिया। और लास्ट में यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन ऐड करते हैं, जो भी जब भी कोई मेन्यू ऐड हो तो उस मेन्यू पे डिस्प्ले क्या होगा, तो जो भी HTML हमें लिखना पड़ता है वो हम कॉल बैक फंक्शन के ऊपर लिख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को मैंने यूज़ किया, ठीक है। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन का जो भी नाम यहाँ पर डिफाइन किया था उसको यहाँ पर लिख लिया। और उस मेन्यू पेज के अंदर क्या क्या HTML होगी वहाँ पर हमने यहाँ पर HTML ऐड कर दिया, ठीक है। हमें सबसे पहले एक टैक्स नेम चाहिए और दूसरा ईमेल चाहिए, यहाँ पर हमने दोनों ऐड कर दिया। और यहाँ पर हमने एक बटन भी ऐड कर दिया सेव डाटा के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया, उसमें ID रखा रिस्पॉन्स, और इसके ऊपर अभी हमने कोई भी टैग्स ऐड नहीं किया। यहाँ पर टैग्स जो है वो एजेक्स के थ्रू ऐड करेंगे जब डेटाबेस में डेटा सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम अभी अपने कोड को यहाँ पर सेव किए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के पेज के ऊपर, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी मेन्यू पेज आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक मेन्यू पेज बन गया है स्मार्ट एजेक्स के नाम से। अब जब जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने क्या था स्लग, तो स्लग वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो फील्ड मिल गए, एक नेम के लिए एक ईमेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जब भी नेम हम इंटर करें ईमेल इंटर करें और सेव डेटा के बटन के ऊपर क्लिक करें तो जो भी इसमें हम नेम और ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटाबेस में हमारे कस्टम टेबल में सेव हो जाए, इस टेबल में जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो एजेक्स को रन करने के लिए सबसे पहले हमें जेएस की फाइल को एनक्यू करना पड़ेगा। जैसे हमने जो भी जेएस की फाइल है, क्योंकि जब हम एजेक्स चलाएंगे वो जेएस के थ्रू चलाएंगे, क्योंकि जेएस के थ्रू ही चलता है एजेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एजेक्स के जेएस के फाइल को एनक्यू कर लेते हैं। जेएसके फाइल को एनक्यू करने के लिए यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड काम किस तरीके से कर रहा है। देखिए जब भी हमें कोई भी फाइल जेएस की फाइल हो, सीएसएस की फाइल हो, अगर वो हमें एडमिन साइट के ऊपर एनक्यू कराना है तो उसके लिए हुक यूज होता है एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। और सेकंड सेम इसको हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं जिसके अंदर हम सारे एनक्यू का काम कर रहे होते हैं। तो जब भी और इस फंक्शन के अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हम वर्डप्रेस का यूज़ करें WP एनक्यू स्क्रिप्ट। ये फंक्शन काम करता है किसी भी स्क्रिप्ट की फाइल जेएस की फाइल को एनक्यू करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला पैरामीटर होता है, देखिए यहाँ पर मैंने कमेंट करके लिख भी दिया, स्क्रिप्ट हैंडल। स्क्रिप्ट हैंडल होता है, यहाँ पर हमें कोई भी एक यूनिक नेम देना होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक और जेएस की फाइल है वो भी हम एनक्यू कर रहे हैं, तो उस जेएस की फाइल का नाम हम ये सेम नहीं रख सकते, ये नाम जो होता है हमें यूनिक रखना पड़ता है। नंबर 2 सेकंड पैरामीटर में आता है फाइल पाथ, कि ये जो भी जेएस की फाइल है वो रखे हुए का है। तो ये जो प्लगइन डायरेक्टरी पाथ फाइल, ये जो फंक्शन यूज है प्लगइन का हमें पाथ दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लगइन का पाथ मिल गया, अब इसको बताना है कहाँ पर है, जेएस का फोल्डर। जैसे हमने जेएस का फोल्डर बनाया तो जेएस के फोल्डर के अंदर किस नाम से फाइल है, एजेक्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पर उस फाइल का हमने एड्रेस कंप्लीट दे दिया। उसके बाद हम डिपेंडेंसीज बनाते हैं, तो इसमें हमने यहाँ पर jQuery को डिपेंडेंसी में ऐड कर दिया। अच्छा, वर्जन इसका हम नल रख रहे हैं और फुटर में लोड करना है। यहाँ पर देखिए मैं साथ साथ आपको कमेंट में बता भी रहा हूँ कि फुटर में लोड करने एनपीओ स्क्रिप्ट को, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया ट्रू। अब यहाँ पर हम लोकलाइज का यूज़ क्यों करते हैं, लोकलाइज का यूज़ होता है यहाँ पर डेटाबेस, जो भी हम पीएचपी में से डेटा सेंड करना चाहते हैं जेएस के फाइल के ऊपर, तो उसके लिए हम लोकलाइज का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोकलाइज यूज़ क्यों कर रहे हैं, कि जब हम एजेक्स चलाएंगे तो वहाँ पर हमें एजेक्स यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम कहाँ से, पीएचपी में एक फंक्शन आता है एडमिन यूआरएल का, इस फंक्शन के थ्रू हम एडमिन एजेक्स का जो भी यूआरएल होता है वो क्रिएट होके
हम इसको जेएस के फाइल पर भेज देंगे और वहाँ पर हम इस एजेक्स यूआरएल के थ्रू हम वहाँ पर एजेक्स को रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो हैंडल आता है कि हम लोकलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से फाइल को कौन से जो भी हमने यहाँ पर फाइल को एनक्यू किया तो उसमें से कौन से फाइल को हम यहाँ पर लोकलाइज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 3 फाइल को एनक्यू किया हुआ था कि एक ये फाइल है, तो हमें किसका लोकलाइज करना है, अब यहाँ पर हमें उसकी आईडी देनी होती है। ये वही आईडी होता है जो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हम इसको वही आईडी दे देंगे, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ पर हम देते हैं एजेक्स जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जावास्क्रिप्ट, अब मैं इसको बताऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कैसे करते हैं एजेक्स यूआरएल गेट करने के लिए, जब हम जेएसके फाइल के ऊपर जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। और इस एरे के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमें डेटा क्या क्या भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर उसका इंडेक्स नेम रखा है एजेक्स यूआरएल, और इस एजेक्स यूआरएल की वैल्यू क्या है, एजेक्स यूआरएल की वैल्यू ये एडमिन यूआरएल एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी। ये फंक्शन क्या करता है, हमें एक एडमिन यूआरएल बना के देता है जिसको हम एजेक्स के अंदर यूज़ करते हैं एजेक्स के यूआरएल के जगह। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें मल्टीपल डेटा सेंड करना हो तो वो भी हम यहाँ पर इस तरीके से कॉमा, सही है, कॉमा, और यहाँ पर एक नया इंडेक्स हम यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करके हम ये, अब देखें इसको अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो अब ये वैल्यू भी हमारे पास जेएस पे हमें मिल जाएगी अवेलेबल। लेकिन अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू भेजनी है जो कि है एजेक्स यूआरएल। यहाँ पर हम फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं अपने जेएस के फाइल के ऊपर। अब यहाँ पर हम पूरा कोड करेंगे जेएस का जिससे वो एजेक्स रन होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कोड पेस्ट कर दिया। अब ये कोड काम क्या कर रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये हमें प्रोवाइड करता है कि ये हमें बताता है कि ये काम जो भी हम इसके अंदर काम कर रहे हैं ये कब काम होगा, जब डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट लोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम डॉलर साइन दे रहे हैं ताकि हम कोड में जहाँ पर भी हमें jQuery की जो यूज़ करना पड़े उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर का साइन। तो यहाँ पर डॉलर क्या हो गया, jQuery का एक शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर चेक किया जा रहा है डॉलर, इसका मतलब jQuery, यहाँ पर आप jQuery भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आईडी को टारगेट किया जा रहा है सेव डेटा, वो आईडी जिसका नाम जिसका वैल्यू क्या है सेव डेटा, उसके ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए। अब ये सेव डेटा बटन है कहाँ पर, देखें ये जो हमने यहाँ पर HTML बनाया था इसकी हम आईडी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक आईडी बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या मैंने रखा हुआ है सेव डेटा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब सेव डेटा के ऊपर क्लिक हो और तो ये दो वैल्यू गेट कर लो। अब ये दो वैल्यू किस चीज़ की, ये हमें जब भी jQuery के थ्रू कोई भी डेटा गेट करना होता है, जैसे हमने जो भी फील्ड यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर अपने आ जाते हैं ये दो फील्ड। अब हमें इसकी वैल्यू गेट करना है jQuery के थ्रू, तो इसमें हम कैसे गेट करते हैं कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल करके मैंने बनाया और ये वेरिएबल नेम यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आईडी दी थी उस आईडी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डॉलर राउंड ब्रैकेट और इसको इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम हैश, क्योंकि हम आईडी से वैल्यू गेट कर रहे हैं इस वजह से हम हैश यूज़ कर रहे हैं। और इसके लिए एक फंक्शन आता है डॉट वैल, तो ये क्या करेगा, हम इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू हमें इस वेरिएबल के ऊपर सेव करके ला के दे देगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम ईमेल को भी गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम गेट कर लें क्योंकि हमें इस दोनों वैल्यू को डेटाबेस में सेव करना है। तो और उसके बाद हम यहाँ पर एजेक्स का कोड रखते हैं डॉलर, सेम यहाँ पर हम jQuery भी लिख सकते हैं डॉलर डॉट एजेक्स, और एक राउंड ब्रैकेट हमें ओपन क्लोज कर लेता है उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पैरामीटर जाता है वो यूआरएल, याद है मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि हमें यहाँ से एजेक्स यूआरएल सेंड करना होगा। उस एजेक्स यूआरएल को यूज़ करते हुए हम एजेक्स को क्रिएट करते हैं, तो यही एजेक्स यूआरएल यहाँ पर हमें यूज़ करता है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर एजेक्स ऑब्जेक्ट के नाम से, इसी तरीके से हमने यहाँ पर वो सेम ऑब्जेक्ट लिखा, इसी तरीके से यहाँ पर हमने सेम ऑब्जेक्ट लिखा एजेक्स ऑब्जेक्ट डॉट एजेक्स यूआरएल। एजेक्स यूआरएल यहाँ पर जो हमने इस इंडेक्स बनाया था उसी इंडेक्स को यहाँ पर हम कॉल करा देंगे, तो हमें ये क्या मिल जाएगा यूआरएल। और नंबर 2 जो हो जाता है टाइप जो है वो पोस्ट है। पोस्ट का मतलब है जो डेटा है वो पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर थर्ड में हम एक यहाँ पर हम एक डेटा एक ऑब्जेक्ट बनाए डेटा से, इसके अंदर हम सारा डेटा सेंड करते हैं पीएचपी फाइल के ऊपर, और फिर वहाँ से हम इसको डेटाबेस में सेव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारे एजेक्स का एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन आप जो आप जिस से रिलेटेड आप सेव काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप जो भी नाम हो वो प्रोवाइड कर दें। सेम यहाँ पर हमने एक की बनाया है नेम से, एक की बनाया ईमेल से, और इस दोनों की के ऊपर नेम वाले वेरिएबल को रख दिया। यहाँ पर जैसे इस नेम की पे नेम वाली वैल्यू चली जाएगी और ईमेल की पे ईमेल चली जाएगी। ठीक है, और जब हमारा एजेक्स सक्सेसफुल रन हो जाएगा तो सक्सेस का कोड चलेगा। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक पी का टैग बनाया था रिस्पॉन्स के नाम से एम्प्टी करके, ये तो इसमें जाके ये HTML ऐड कर देगा रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के नाम से जो भी वो HTML है वो ऐड यहाँ पर कर देगा। इस फाइल को भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम PHP में चलते हैं और इसका हम एजेक्स का जो भी है कॉल बैक बनाते हैं। ठीक है, अब एजेक्स का कॉल बैक कैसे बनाते हैं यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कोड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ कि ये वर्डप्रेस जो भी हमने यहाँ पर एजेक्स क्रिएट किया था उसका कॉल बैक हमने कैसे बनाया। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई एजेक्स चलाते हैं क्रिएट करते हैं तो उसका एक कॉल बैक बनता है। जैसे हम यहाँ पर एक्शन वगैरह यूज़ करते हैं उसी का यहाँ पर हम एक एक्शन भी पहले क्रिएट करते हैं। तो एक्शन क्रिएट करने का तरीका होता है ऐड एक्शन, जो सेम तरीका होता है सब वही होता है। स्टार्ट में हम लिखते हैं WP_Ajax_। ठीक है, ये हम लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हम एक्शन में नेम प्रोवाइड कर एक्शन में नेम जो भी हम देते हैं यही सेम नेम हम WP_Ajax_ के बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये सेकंड वही सेम कॉल बैक फंक्शन नेम चले गया। इसी कॉल बैक फंक्शन नेम को यहाँ पर यूज़ करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल WP को यूज़ किया और यहाँ पर हमने टेबल का नेम गेट किया। ठीक है, अब वहाँ से जो भी नेम हम यहाँ पर गेट कर रहे थे कि नेम की के ऊपर हमने नेम उठाया और ईमेल की के ऊपर हमने ईमेल उठाया, तो $_ पोस्ट करके यहाँ पर हमें नेम मिल गया और यहाँ पर हमें ईमेल मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर हम साथ साथ इसको सैनिटाइज कर ले रहे हैं। सैनिटाइज हम करते हैं ताकि हमारा डेटा जो भी आ रहा है वो सिक्योर डेटाबेस में जाए, इसमें कोई भी वो ऐसे ऐसे चीज़ ना आ जाए जो कि डेटाबेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। यहाँ पर इस वजह से हम इसको यहाँ पर सैनिटाइज कर लिए। अब ये कोड जो है वो डेटाबेस में जो भी हमारे पास नेम और ईमेल आ रहा है उसको इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट करने के लिए फंक्शन यूज होता है ग्लोबल WDB के अंदर, इंसर्ट के नाम से होता है। ठीक है, पहला इसमें पैरामीटर होता है टेबल नेम, बताना पड़ता है कि हमें किस टेबल के टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल नेम हमने इस वेरिएबल के ऊपर सेव किया हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर वेरिएबल को यहाँ पर रख दिया है। और सेकंड में हम यहाँ एरे के अंदर जो भी नाम जो भी हमें डेटाबेस में सेव करना हो वो दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम और ईमेल है ये कहाँ से आएगा, यहाँ पर हम डेटाबेस टेबल के ऊपर जो कॉलम नेम रखेंगे नेम और ईमेल यहाँ पर हमने रखा, इस वजह से मैंने नेम और ईमेल रखा है। जिस कॉलम में नेम कॉलम नेम, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम इस नेम को सेव कर देंगे और सेम ईमेल के ऊपर हमने ईमेल को सेव कर दिया। और जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर हमने इको कर दिया डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, जब ये डेटा सेव हो जाएगा तो यहाँ पर WP से हमारा जो भी एजेक्स है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी हमने यहाँ पर इको किया ये हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स के ऊपर। और रिस्पॉन्स कहाँ पर हम भेज दे रहे हैं, रिस्पॉन्स जो हमने पी का टैग रखा था यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने पी का टैग यहाँ पर एम्प्टी रखा था। तो अब रिस्पॉन्स के ऊपर हमारे पास क्या जा रहा होगा, यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पर जो भी पैराग्राफ है उसमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोड को सेव करते हैं और अब एक रॉ को हम डेटाबेस में सेव करके आपको चेक करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ अपना असद और यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ मैं, ये एक फेक ईमेल है। ठीक है, तो और इसके दोनों जब हमने दोनों वैल्यू को फिल कर दिया तो यहाँ पर हम सेव डेटा के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव डेटा के ऊपर क्लिक करें हमारे पास मैसेज आ गया डेटा सेव सक्सेसफुली, और साथ साथ हम जाके चेक कर लेते हैं कि टेबल में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस में टेबल में डेटा भी आ गया। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चंस हैं आपके जहन पे राइज हुआ है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep learning, keep exploring.